तो बहुत दिनों बाद और एक नए वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। तो आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को। तो पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, वो हमने देखे थे कि कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। सो जेम्स शेडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था और उन्होंने ये बोला था कि न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। सो व्हाट इज न्यूट्रॉन? इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल found in the nucleus of an atom. So it is it's the neutral particle. It's the neutral particle found in the nucleus of the atom. एटम के न्यूक्लियस में ये मिला जाता, मतलब इसको पाया जाता है। और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ रहते हैं और बाहर के एनर्जी शेल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन को कुछ ऐसा लिखा जाता है H11। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा जाता है और इसका मीनिंग क्या है। तो हाइड्रोजन एटम में हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन देखने को मिलता है, हमें कोई भी न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता। ओके, सो न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ओके, और इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसमें हम प्लस नहीं लिखते, माइनस भी नहीं लिखते। ओके, जिसे प्रोटॉन में हम प्लस लिखते हैं। ओके, इसके बाद व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो हमें पता है कि प्रोटॉन का मास कैसा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में आई गेस, कि इलेक्ट्रॉन का मास ऐसा है 9 पॉइंट दिस। ओके, लगभग 1। ओके, लगभग 1। और प्रोटॉन का मास भी मैंने बताया था, यहाँ पर देख सकते हो प्रोटॉन का मास है इतना। ओके, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, ऐसा जेम्स शेडविक ने बताया था। सो मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। ओके, तो ये लगभग प्रोटॉन के ही बराबर है, लगभग नहीं, पूरा प्रोटॉन की बराबर ही है। ओके, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। ओके, एंड नाउ व्हाट इज द चार्ज भी लिख देता हूँ, चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो इसमें लिखा होगा नो चार्ज। ओके,
it is it's electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड ये तो था प्रोटॉन के बारे में। और प्रोटॉन आपको पता ही है कहाँ पर रहता है। प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ। सॉरी, न्यूट्रॉन रहता है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में, एक साथ रहते हैं वो लोग। ओके, नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियस। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज a small, it is a small positively charged अभी पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है और न्यूट्रॉन के साथ कौन रहता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए न्यूक्लियस भी क्या है? न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है। सो इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये सेंटर में रहता है, एटम के एकदम सेंटर में ये होता है या फिर रहता है। ओके, एंड द न्यूक्लियस contains all the neutrons and protons. ओके, एंड और एक चीज़ कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास of an atom is concentrated in the nucleus। तो लगभग एटम का जितना मास है, किसी भी एटम का जो पूरा मास है उससे लगभग, पूरा में से लगभग मतलब 90% बोल सकते हो, 90% या फिर 95% मास जो है वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। मतलब न्यूक्लियस का जो मास है वही क्या होता है? एटम का मास हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, उनके मास भी तो हमें गिनने चाहिए। बिकॉज एक एटम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस और ये उनके एनर्जी शेल्स और ये पूरा मिलकर एक एटम बोला जाता है इसको। और ये न्यूक्लियस और ये शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास को हम क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स एंड इट इज़ ए वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि इसको हम ज़ीरो के आसपास मतलब एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इसका माइनस में है और इसका वैल्यू इतना छोटा है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस का जो मास है वही होता है एटम का मास। ओके, और एटम में कौन रहते हैं? सॉरी, न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास का सम को ही हम एटॉम का मास कह सकते हैं। ओके, सो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम कह सकते हैं एटॉम्स मास। ओके, इसके बाद ये कहा गया है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus determines the number of positive charges
ऑन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। बिकॉज अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज में चेंज होता है तभी न्यूक्लियस का चार्ज जो है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। वाई सो? बिकॉज मैंने पहले बताया था कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो जितना भी चार्ज होता है वो किसका होता है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज अगर अप डाउन होता है, चेंज होता है, तो न्यूक्लियस के चार्ज में भी असर होता है। नाउ और एक चीज़ आपको याद रखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, न्यूक्लियॉन्स। What are nucleons? It is nothing but protons and neutrons. Protons and neutrons taken together are known as nucleons. मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक साथ में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। ओके। तो जब भी कोई आपको न्यूक्लियंस के बारे में बात करे तो आपको समझ लेना है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ, मतलब एक साथ शॉर्टकट में वो बोल रहा है। ओके। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट है ये, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, the nucleus of an atom is very small as compared to the volume of the extra nuclear part of the atom। मतलब हमें पता है कि एटम दिखने में कैसा है? एटम दिखने में एक स्फीयर के जैसा है, मतलब एक बॉल की तरह है। तो ऐसा है वो बॉल। इसी बॉल के अंदर इस मिडिल पार्ट में कौन है? न्यूक्लियस। और उसके सराउंडिंग में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत ही छोटा है। छोटा है, किससे छोटा है? वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब इस एटम के बारे में बताया जा रहा है। मतलब एटम का जितना वॉल्यूम है, ठीक है, इस वाले न्यूक्लियस को छोड़कर वो वॉल्यूम न्यूक्लियस से बड़ा है। मतलब ये समझाया जा रहा है कि एटम का साइज़ न्यूक्लियस के साइज़ से बड़ा है। मतलब न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत छोटा है, एकदम एस डॉट जैसा, और एटम सपोज ये है, और एटम के मिडिल में ही न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत, मतलब वॉल्यूम जो है बहुत कम है। वॉल्यूम का मतलब क्या? साइज़ भी कम होगा। तो साइज़ कम है, इसीलिए एटम का जो साइज़ है और न्यूक्लियस का साइज़ है सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, ये बताया गया। And then we will talk about इसके बाद हम बात करेंगे एटम, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। नाउ एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in one atom of an element is known as atomic number। ओके।
तो एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही होगा एटॉमिक नंबर। सो व्हाट डज इट मीन? मानते हैं कि कार्बन, ओके, कार्बन एक एटम है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। पहले तो एक एलिमेंट है। सपोज मान लेते हैं हमने कार्बन का एक एटम लिया है, ओनली वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो आप बोलोगे कि अच्छा, पहले मान लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है। ओके, तो एटॉमिक नंबर हमने लिख लिया 6। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सॉरी, एटॉमिक नंबर जो है it will be equal to the number of protons present in one atom of an element। ठीक है, तो अभी इस कार्बन के एक एटम का, इस एटम, कार्बन के इस एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही होंगे इसके एटॉमिक नंबर। अभी हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है, क्या है? 6। ये क्या दर्शाता है कि एटम, सॉरी, कि कार्बन में अभी कितने प्रोटॉन्स हैं? अभी इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली वन एटम। ओके, तो अगर अभी कार्बन के जगह पर हो जाता है आर्गन, आर्गन गैस का अगर हम एक एटम लेते हैं, तो आप मुझे बताओ कि अभी इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो आप बोलोगे भाई आर्गन का एटॉमिक नंबर तो है 18। ओके, सो आर्गन 18। सो व्हाट डज इट मीन? कि आर्गन के एक एटम में, आर्गन एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 18 प्रोटॉन्स हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? डेफिनेशन। ओके, और डेफिनेशन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम, किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलता हूँ तो वो क्या दर्शाता है कि उस एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही होता है एटॉमिक नंबर। समझे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका एज, ठीक है ना, व्हाट इज योर एज? तो मान लीजिए आपका एज है 20। तो ये इनडायरेक्टली क्या मीन करता है? एज का मतलब क्या है कि आपने इस पृथ्वी में कितने साल गुजारे हैं। एम आई राइट? यू कैन से यस। तो एज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव स्पेंट इन दिस अर्थ। ठीक है, इनडायरेक्टली इसको यही मीन किया जा रहा है, शॉर्टकट में इसको एज बोला जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली इसको कौन, किसको मीन कर रहा है? ये मीन कर रहा है कि आपने पृथ्वी में कितने साल गुजारे हैं। ओके, इंक्लूडिंग, सॉरी, एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ मंथ्स यू हैव स्पेंट इन द वॉर्म ऑफ योर मॉम। ओके, तो जब भी आपको एटॉमिक नंबर का आपको बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको बोल देना है कि एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली ये मीन करना चाहता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो हम लेंगे, अगर उस एटम में जितने एटम, अगर उस एटम में जितने नंबर के प्रोटॉन हमें मिलेंगे वही होगा एटॉमिक नंबर। मतलब सपोज हमने लिया अभी कार्बन नहीं, हमने लिया पोटेशियम। पोटेशियम का हमने एक एटम लिया। ठीक है, पोटेशियम क्या है? एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट का हमने एक एटम लिया है। एक एटम मतलब सपोज आपके पास एक केक है। ओके, दिस इज द केक। इस केक के बहुत से टुकड़े किया गया है, तो हमने सिर्फ एक टुकड़ा लिया है। उस एक टुकड़े में, वन पीस ऑफ केक में कितने आपको क्या बोलूँ उसको मैं, चॉकलेट पीसेस, चॉकलेट की पीसेस मिलेंगे। ठीक है,
चॉकलेट के पीसेस मिलेंगे, वही होगा क्या इस केक का टेस्ट। हमें मतलब टेस्ट नहीं, वही होगा क्या इस केक में जो इंग्रेडिएंट्स है उसे हमें पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस केक में सिर्फ चॉकलेट का ही यूज़ किया गया है, चॉकलेट पीसेस का यूज़ किया गया है। तो अगर हम इस केक में से, इस बड़े वाले केक में से छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तो उस टुकड़े में जितना चॉकलेट पीसेस हमें मिलेंगे वही क्या होगा इस केक का, आई मीन टू से इस पीस का क्या होगा इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम में भी कि पोटेशियम एलिमेंट का अगर हम एक एटम लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, अगर उस टुकड़े में हमें इतने प्रोटॉन्स मिल जाते हैं तो वही होगा उस एलिमेंट का क्या होगा एटॉमिक नंबर। ओके, तो सपोज के का एटॉमिक नंबर तो हमें पता है कितना 19। ये क्या इनडायरेक्टली क्या दर्शाता है कि हमें ये दर्शाता है कि हम पोटेशियम जो एलिमेंट है उसकी एक एटम में 19 प्रोटॉन्स मौजूद है। ओके, so this is the atomic number. So, and it is denoted by the letter Z. It is denoted by the letter Z. Letter Z. ओके, और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is equal to number of protons present in one atom of that element. ओके, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है। अभी इस स्टेटमेंट से आप बोलोगे भाई कैसा फॉर्मूला मिला आपको तो इस स्टेटमेंट से हमें ये फॉर्मूला मिला कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो आप बोलोगे भाई एटॉमिक नंबर तो Z से डिनोट किया जाता है, तो Z इक्वल टू और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन प्रेजेंट मतलब क्या इक्वल टू P प्लस। ओके, so from here we got a formula that Z equal to number of protons means Z equal to P plus. ओके, तो ये एक फार्मूला मिल चुका है हमें कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर प्रोटॉन के साथ इक्वल है। हमें पहले एक फार्मूला मिला था कि एक न्यूट्रल एटम में या फिर एक नॉर्मल एटम में, इन नॉर्मल एटम इन ए नॉर्मल या फिर इसको न्यूट्रल एटम भी बोला जाता है, इन ए नॉर्मल और न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ये एक फॉर्मूला हमें मिला था कि एक नॉर्मल या फिर न्यूट्रल एटम में ऐसा होता है। तो अगर इसी फॉर्मूले से यहाँ पर P प्लस लिखो, मैं P प्लस लिखना भूल गया, यहाँ पर से अगर इस P के जगह पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बिठा देते हैं तब भी हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। कैसा देखो, तो इन ए न्यूट्रल और नॉर्मल एटम एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हुआ देखो समझाता हूँ। यहाँ पर प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यहाँ पर प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स व्हाट एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये तभी होगा जब ये एक नॉर्मल एटम या फिर बोल सकते हो न्यूट्रल एटम होगा, तभी जाके ये वाला केस एप्लीकेबल है मतलब
अगर आपको दिया जाता है कि वन नॉर्मल एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, तो सपोज उसका आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है इस वाले एटम का, सपोज 11। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। कैसे? तो वी नो यूजिंग दिस फार्मूला एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड, मीन्स एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है तब भी आप इसको डायरेक्टली एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ से भी आपको z मिल जाएगा 11, ठीक है। और एक कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास एक नॉर्मल एटम हो, ठीक है। नॉर्मल एटम अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट दिस एंड दिस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एटम, अदर टाइप्स ऑफ एटम, बट ओनली इन नॉर्मल और न्यूट्रल एटम दे आर एप्लीकेबल, ओके। इसके बाद ये तो हमें मिल चुका है दो फार्मूले, 3 फार्मूला मिल चुका है अभी तक। तो अभी हमें और भी कुछ फार्मूलास मिलेंगे जो आपको यूज़ करने तो पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी बात करेंगे क्या बात करें अभी? अच्छा, और एक बात, all the atoms of the same element, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्ली मीन्स प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, plural of nucleus, and hence they have the same atomic number. तो सेम एलिमेंट, मान लीजिए मैंने सोडियम एटम को चूज़ किया है, सोडियम एलिमेंट को चूज़ किया है। सोडियम एलिमेंट का अगर हम एक एटम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, फिर एक एटम लेते हैं यहाँ पर, फिर एक एटम लेते हैं यहाँ पर, तो अभी जो हमें तीन एटम हमें मिले उनमें से अगर मैं इस वाले एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करूं तब भी मुझे मिलेंगे कितने? 11। इस वाले का चेक करूं तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे 11। इस वाले का चेक करूं तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे 11, ओके। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू 11। इट मीन्स व्हाट? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा, ओके। इसीलिए सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ओके। ऐसा नहीं कि भाई सोडियम का हमने यहाँ से एक एटम लिया जिसका एक एटम में हमें मिला 11 प्रोटॉन्स, दूसरे में हमें मिल गया सपोज 12 प्रोटॉन्स, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सबके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे और सबका कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम। देन कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। नो टू एलिमेंट्स can have the same atomic number. What does it mean? कि किसी भी
कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? बिकॉज हर एक एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। ओके, since each element has its own fixed number of protons and hence fixed atomic number ओके। तो किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। ओके, दो एलिमेंट्स मतलब सपोज सोडियम का एक एटम लिया हमने, सोडियम एलिमेंट लिया और पोटेशियम एलिमेंट लिया। तो ऐसा नहीं कि सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है और पोटेशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, उसका भी एटॉमिक नंबर 11 है। ऐसा नहीं हो सकता। या तो सोडियम का ही एक और दूसरा एलिमेंट हो सकता है। मीन्स आई वांट टू से कि सोडियम एलिमेंट ही होगा, बस उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा। ओके, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट डिफरेंट हो, एलिमेंट टोटली डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि इसी का एक पार्ट हो जिसका एटॉमिक नंबर और डिफरेंट हो सकता है, ऐसा होता है। इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होगा, नाम में भी और काम में भी। ओके, तो इसीलिए जब भी हम एटॉमिक नंबर 6 बोलते हैं तब हम किसको सोचते हैं? कार्बन को। हम ये नहीं सोचते कि सोडियम को सोच रहे हैं, हम कभी अचानक से पोटेशियम को सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी एटॉमिक नंबर 6 बोलेंगे कार्बन को सोचेंगे, जब भी एटॉमिक नंबर 12 बोलेंगे मैग्नीशियम को सोचेंगे, जब भी एटॉमिक नंबर 19 को सोचेंगे तब हम पोटेशियम को सोचेंगे, है नहीं? एंड देन we have the atomic number of okay, और एक बात, the atomic number of an element is equal to the number of electrons only in a neutral atom and not in an ion। तो अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने ये लिखा कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। कब? जब वो एक न्यूट्रल एटम या फिर नॉर्मल एटम होगा, लेकिन आयन नहीं होगा। ठीक है, जब भी कोई आयन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम कभी भी नहीं होगा। रीज़न क्या है आइए जानते हैं। बिकॉज only a neutral atom contains an equal number of electrons, equal number of protons and electrons. On the other hand, an ion is formed
An ion is formed by the removal or by addition of electrons from a normal atom or to a normal atom, and therefore contains either less or more electrons than protons. तो इसमें ये समझाया गया है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तभी इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन से जब ये नॉर्मल एटम होगा, लेकिन आयन में ये केस एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक न्यूट्रल एटम में ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मैंने बताया था। लेकिन एक आयन में एक आयन कैसे फॉर्म होता है मैंने बताया था कि जब सोडियम, अच्छा मैंने बताया नहीं होगा, बता रहा हूँ। ये है सोडियम एटम। ओके, सोडियम एटम जो है अभी ये एक एटम है। तो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने के बाद वो बन जाता है सोडियम आयन। ओके, और उसका चार्ज बन जाता है पॉजिटिव। इसको मैं समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। ओके, कि कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी के लिए ये जान लो कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गंवाता है, लूज करता है अपने मर्जी से और बन जाता है सोडियम आयन। अभी कॉमन सेंस वाली बात है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ऑब्वियसली उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बोलोगे भाई एक कैसे, भाई ये क्या साइंस है इसके पीछे? तो देखो, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। सोडियम का एक एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली वन एटम, इसलिए अभी न्यूट्रल है। वन एटम मतलब न्यूट्रल होगा। ओके तो अभी इसमें क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। और वो इट विल बी इक्वल टू हुम? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है इनका? 11 सोडियम का, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है, और इसे हम बोलते हैं सोडियम एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लेकिन अभी सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। तो इलेक्ट्रॉन 11 था, -1 हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। नाउ यू टेल मी यूजिंग योर मैथमेटिकल नॉलेज कि जब हमने इंटीजर्स पढ़ा था क्लास 5-6 में, मुझे याद नहीं कब पढ़ा था, तब हमें पता था कि अगर 10 - 10 करते हैं तो 0 होता है, 11 - 11 करते हैं तब भी 0 होता है। लेकिन जब हम 11 - 10 करते हैं तो हमारा +1 होता है। लेकिन जब हम 10 - 11 करते हैं तो हमें -1 मिलता है। तो यहाँ पर इस केस में पहले क्या था? प्रोटॉन्स भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, 0 हो रहा था। तो नेट चार्ज क्या है? 0। नेट चार्ज ऑफ द एटम इज 0, शून्य। नाउ द ट्विस्ट कम्स। क्या ट्विस्ट हुआ? अभी इलेक्ट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन्स है 11, सो 11 - 10 कौन होता है? पॉजिटिव, +1। समझे? +1। तो पावर किसका ज़्यादा है अभी? तो आप बोलोगे भाई प्रोटॉन्स का। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, तो पावर भी उसको ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 11 प्लस में है और 10 माइनस में है। 10 11 से छोटा है, इसलिए साइन प्लस का बैठा यहाँ पर।
तो इसीलिए सोडियम आयन का भी यहाँ पर प्लस हुआ। नाउ if the atom is not sodium, if the atom is now क्लोरीन एटम और कार्बन एटम, अच्छा कार्बन है, क्लोरीन का ही लेते हैं, सिंपल सा है क्लोरीन का। तो नाउ क्लोरीन एटम, क्लोरीन का एक एटम हमने लिया, तो क्लोरीन जो है वो क्या करता है, एक एटम उधार लेता है, ही गेन्स, सॉरी ही नहीं होगा, इट गेन्स ए एटम एंड इट बिकम्स व्हाट, क्लोरीन आयन, माइनस हो जाता है इसका साइन, क्लोरीन आयन क्लोराइड बन जाता है। ओके तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है एक अभी न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मीन्स क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन आयन की बात नहीं कर रहा, क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स जितने हैं और एटॉमिक नंबर जितने सारे इक्वल हैं, और कितना है 17। ओके 17 इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, प्रोटॉन्स भी 17 है। अभी उसने क्या किया है, +1 इलेक्ट्रॉन, 17 + 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, 17 + 1 18। अभी पावर किसका है, 17 - 18 = -1, तो पावर किसका हुआ, माइनस का। क्यों भाई, अरे बिकॉज साइन जो है माइनस किसके साथ है, 18 के साथ है, और 18 क्या है 17 से बड़ा, तो साइन किसका बैठेगा, माइनस का, इसलिए क्लोरीन आयरन का साइन होता है माइनस। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका पावर अभी क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, इसलिए -1। अगर यहाँ पर 16 होता और 18 होता तो क्या इतना होता, -2, तो यहाँ पर -2 हो जाता, लेकिन नहीं होगा, ये दूसरे एटम में होगा। अभी क्लोरीन के लिए -1 है, तो समझे। तो आयन्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम नहीं रह पाते। वाई, बिकॉज आयन कब कैसे बनता है, अभी मैंने कैसे बताया था, या तो प्लस होकर इलेक्ट्रॉन को प्लस करके बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गवाकर बनते हैं आयन्स। ये देख सकते हो प्लस और माइनस। तो इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स है 10 और प्रोटॉन्स है 11, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, नहीं है। तो क्या अभी ये एक न्यूट्रल एटम बना, न्यूट्रल एटम बचा ये, नोप, इट इज़ नाउ नो मोर, इट इज़ नाउ नॉट ए न्यूट्रल और नॉर्मल एटम। तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आयन, और आयन में क्या होता है, आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होता है, इसलिए इसमें एटॉमिक नंबर क्या सेम रहेगा, तो आप बोलोगे भाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ आयन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। तो किसको हम मानेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन को ही मानेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल। ओके, तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मास नंबर के बारे में। और अभी जो मैंने बताया था सॉरी कि Q+ होता है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अभी भी जो आने बाकी हैं, तो तब तक के लिए इंतज़ार करो और मज़ा उठाओ इस चैप्टर का, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।